प्रिय विद्यार्थियों, भगवती शिक्षक विश्वविद्यालय महाविद्यालय इस ऑनलाइन श्रृंखला में मैं आज की वीडियो में हिंदी शिक्षण विषय लेकर के आ रहा हूँ, जो बीएड सेकेंड ईयर और बीएड चतुर्थ वर्ष के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। कल हमने तीसरी यूनिट के संदर्भ में बात की थी और उसमें मैंने आपको बताने का प्रयास किया था कि जो है उसमें आपके 4 विधियां हैं। उसमें से पहली जो विधि थी मातृभाषा शिक्षण की व्याकरण अनुवाद प्रणाली, उसके बारे में चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम जो है इसी यूनिट की दूसरी जो विधि है प्रत्यक्ष विधि, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि होती क्या है? अंग्रेजी में डायरेक्ट मेथड कहते हैं। अब डायरेक्ट का मतलब हो गया कि बीच में कोई अनुबंध ना हो। कल हमने जब व्याकरण अनुवाद विधि के बारे में पढ़ा था तो उस व्याकरण अनुवाद विधि में एक मातृभाषा बीच में बाधक अनुबंधन का काम कर रही थी, यानी सीखने वाले और द्वितीय भाषा के बीच में मातृभाषा अनुबंधन कह ले या बाधक कह ले, उन दोनों के संदर्भ में एक बाधक थी। तो उस बाधा को दूर करने के लिए ही इस प्रत्यक्ष विधि का जन्म हुआ। इंग्लैंड में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था, फ्रांस में सबसे पहले 1901 में इसका प्रयोग किया गया था। इस विधि के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं, ये विधि है क्या। पहली बात वह लिखा हुआ है कि भाषा शिक्षण की वह विधि, अर्थात भाषा भी कौन सी, कोई सी भी दुनिया की जो भाषा, ठीक है, भाषा शिक्षण की वह विधि जिसमें द्वितीय भाषा को बिना मातृभाषा के प्रयोग के सिखाया जाता है, अर्थात मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, सीधा अनुबंध होता है किससे, सेकंड लैंग्वेज से। तो भाषा शिक्षण की वह विधि जिसमें सेकंड लैंग्वेज द्वितीय भाषा को बिना मातृभाषा के प्रयोग के सिखाया जाता है प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। इस विधि में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है वह भी मैंने आपको बता दिया। वह इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि मातृभाषा द्वितीय भाषा के उच्चारण में बाधक बनती है, अनुबंधन का काम करती है। उस अनुबंधन को समाप्त करने के लिए ही इस विधि का जन्म हुआ है। ठीक है, इसकी दूसरी विशेषता, यह विधि द्वितीय भाषा को सीखने के लिए मातृभाषा के प्रयोग को प्रतिबंधित मानती है। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करें कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। क्यों नहीं सिखाया जाता बताइए? क्योंकि वह मछली का बच्चा स्वतः ही पानी में पैदा होता है। उसी प्रकार अगर आपसे कहूं कि आपको अपनी मातृभाषा सिखाई गई क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि स्वतः ही आप अपने परिवारजनों, अपने आसपास के जो व्यक्ति थे उनके संगत में और विद्यालय के संपर्क में आने पर स्वतः ही उसमें विकसित हो गए। ठीक उसी प्रकार इस विधि में भी द्वितीय लैंग्वेज में बच्चे को, छात्र को, सीखने वाले को उसी प्रकार का वातावरण प्रदान किया जाता है। जिस प्रकार मछली के बच्चे को पानी में पैदा किया गया है, ठीक उसी प्रकार से द्वितीय भाषा को सीखने के लिए उसी प्रकार का माहौल, वातावरण दिया गया है जिसमें मातृभाषा का प्रयोग ना किया जाए। ठीक है, अगली बात, इस विधि का एक मानना यह भी है कि मातृभाषा द्वितीय भाषा को सीखने में बाधक है। ठीक है ना? तो ये तीनों बातें आपके समझ में आ गई होगी। प्रत्यक्ष विधि किसे कहते हैं? वह विधि जिसमें द्वितीय भाषा को बिना मातृभाषा के प्रयोग के सिखाया जाता है। दोबारा ध्यान दे लेना, प्रत्यक्ष विधि कौन सी भाषा की विधि है? ये एक रीट की या एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो ये प्रत्यक्ष विधि है, वो द्वितीय भाषा की विधि है। कौन सी भाषा की विधि है? सेकेंड लैंग्वेज, मदर टंग की नहीं है। ठीक है ना? अब हम आगे बात करते हैं इस प्रत्यक्ष विधि की विशेषताएं क्या हैं। इस प्रत्यक्ष विधि में क्या क्या क्वालिटी हो सकती है, इसमें क्या क्या गुण हो सकते हैं, उन गुणों के संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। ये सामने आपसे आ गया प्रत्यक्ष विधि की विशेषताएं। तो अब प्रत्यक्ष विधि की विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि की विशेषताएं देखते हैं। भाषा एवं विचारों के बीच सीधा अनुबंधन। जब कल हमने व्याकरण अनुवाद विधि के विषय में चर्चा की थी तो उसमें हमने आपसे एक बात बताया था कि भाषा व्याकरण अनुवाद विधि से पढ़ने वाला छात्र द्वितीय भाषा में स्वतंत्र विचार की उत्पत्ति नहीं कर सकता, न वह उसमें सोच सकता है
और न ही उसमें अपने विचारों को जन्म दे सकता है। लेकिन प्रत्यक्ष विधि में जब कोई बालक पढ़ता है, प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से कोई बालक सीखता है, तो वह भाषा और विचारों के बीच सीधा अनुबंध करता है, अर्थात भाषा कौन सी वाली, सेकंड लैंग्वेज, और उसके विचारों के बीच में सीधा अनुबंध करता है। यानी अगर आपने प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से द्वितीय भाषा को सीखा है तो निश्चित रूप से आप ये मानकर चलिए कि आप उस द्वितीय भाषा में अपने विचारों को पैदा कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, सोच सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। तो पहली विशेषता आपके समझ में आ गई होगी। दूसरी विशेषता की बात करते हैं। यह विधि दूसरी भाषा के शिक्षण को कराते समय जो इकाई का यूज करती है वो करती है वाक्य, अर्थात इसमें द्वितीय भाषा के वाक्यों को ही सिखाया जाता है। ठीक है ना। द्वितीय भाषा के वाक्यों का वह अनुवाद करते हुए द्वितीय भाषा को सीखता है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि यहाँ द्वितीय भाषा के वाक्य सीखना महत्वपूर्ण माना गया है ताकि वह उच्चारण कर सके और फ्लुएंट यानी निर्बाध रूप से उसको बोल सके। ठीक है ना। तो दो विशेषताएं आपके समझ में आई। तीसरी की बात करते हैं, उच्चारण पर बल। उच्चारण पर बल का तात्पर्य क्या हो गया कि इस विधि में लिखित रूप पर, द्वितीय भाषा के लिखित रूप पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना द्वितीय भाषा के बोलने पर बल दिया जाता है। इस विधि का मानना यह है कि व्यक्ति को द्वितीय भाषा का उच्चारण करना, उसमें निर्बाध रूप से बोलना और उसके ओरल रूप यानी मौखिक रूप पर प्रवीणता हासिल करना इस विधि की प्रमुख विशेषता है। जबकि जो पहली विधि कल हमने पढ़ी थी उसमें इस विधि पर उच्चारण पर बल नहीं दिया जाता था। इस विधि में उस विधि की सबसे प्रमुख जो कमी है उसमें जो उच्चारण नहीं किया जा सकता द्वितीय भाषा में, उसको इसमें संभव किया गया है। ठीक है। अगली विशेषता की बात करते हैं, मातृभाषा का उपयोग नहीं। इस विधि की सबसे बड़ी बात जो विशेषता है वो यह है कि इसमें मदर टंग का बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता। ठीक है ना। मातृभाषा का प्रयोग प्रतिबंधित माना गया है ताकि व्यक्ति अपने विचारों का उपयोग दूसरी भाषा में ही करे, चाहे वो लिखित रूप में करे चाहे वह मौखिक रूप में करे। ठीक है ना। अगली विशेषता की बात करते हैं, व्याकरण शिक्षण अप्रत्यक्ष। कल की विधि में आपने देखा था कि जो उसका एक महत्वपूर्ण जो दार्शनिक पक्ष था कल वाली विधि व्याकरण के लिए जो कहती थी वो कहती थी कि व्याकरण किसी भी भाषा की आत्मा होती है और उसे द्वितीय रूप से ही अलग से ही पढ़ाया जाना चाहिए। उस विधि की इस कमी को दूर करने के लिए इस विधि में एक बात अच्छी समझ में आती है कि इसमें जो व्याकरण शिक्षण है अर्थात कौन सी भाषा का, द्वितीय भाषा का, द्वितीय भाषा का जो व्याकरण है उसको अलग से नहीं पढ़ाया जाता, उसमें साथ साथ ही अप्रत्यक्ष तौर पर चलता है। जब पढ़ाया जाता है, जब उसे सिखाया जाता है तभी अप्रत्यक्ष तौर पर व्याकरण को भी बतला दिया जाता है। यानी इसमें व्याकरण पक्ष को अलग से नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है। इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये है। तो हम प्रत्यक्ष विधि की जब विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं तो ये विधि इसका एक विशेषता तो है ही, साथ में ये इसकी कमी भी हो सकती है क्योंकि दूसरी भाषा की व्याकरण को सीखने के लिए अलग से समय दिया जाना चाहिए था, किंतु यहाँ पर इसे अप्रत्यक्ष पढ़ाया जाता है और जो है उस पक्ष को जानने के लिए अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये लाभकारी भी है। प्रश्न विधि का उपयोग, यह एक ऐसी विधि है जिसमें हम प्रश्न विधि का उपयोग कर सकते हैं दूसरी भाषा को उच्चारण करने के लिए। जैसे मैंने अंग्रेजी भाषा में आपसे प्रयोग करना चाहूँ और एक प्रश्न पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो आप इसको दे सकते हैं माय नेम इज XYZ। ठीक है। हाउ आर यू, जो भी हम प्रश्न पूछे छात्र से हम डायरेक्ट क्वेश्चन मेथड के आधार पर द्वितीय लैंग्वेज को सीखने पर उसकी कुशलता पर उसके मूल्यांकन के जरिए हम ये सीख देख सकते हैं कि इस विधि को द्वितीय भाषा को बालक ने कितना सीखा है। तो इस विधि की जो प्रमुख विशेषता है वो ये भी है कि यह विधि द्वितीय भाषा का मूल्यांकन करने के लिए प्रश्न विधि का उपयोग करने की इजाजत आज्ञा स्वीकार देती है। ठीक है। अब अगले पॉइंट में हम जब चर्चा करते हैं तो प्रत्यक्ष विधि के दोषों की चर्चा करते हैं कि इस विधि में क्या क्या दोष है। तो इस विधि के जब हम दोषों की चर्चा करते हैं तो इस विधि में कुछ नुकसान है, कुछ इससे सीखने में जो छात्र को हानि है उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। इस विधि के प्रमुख दोष क्या क्या हैं। तो उनमें पहला दोष आता है पठन और लेखन की उपेक्षा। तो मैंने आपसे पहली बात तो ये बताई कि ये जो कल वाली हमने विधि देखी थी
उस विधि में पठन और लेखन पर महत्व दिया गया था, लेकिन पठन और लेखन पर महत्व देने से जो उच्चारण कौशल है वह कमजोर पड़ जाता है। किंतु यहाँ पर इस बात को देखें कि अगर इस विधि के माध्यम से हम द्वितीय भाषा को सीखते हैं तो हम उच्चारण करने में, स्पोकन में तो प्रवीण हो जाते हैं, किंतु पढ़ने और लिखने की हम उपेक्षा करना चालू कर देते हैं। पढ़ने या लिखने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, बस बोलने में ही होते। तो उसका एकमात्र कारण यह है कि इसमें शब्द ज्ञान की वृद्धि नहीं होती है। शब्द ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी तो हम ना तो पठन कर पाएंगे शब्द को और ना ही उसकी लेखन कर पाएंगे, और लेखन भी करेंगे द्वितीय भाषा का तो वो भी अशुद्ध रूप से कर पाएंगे। यानी इस विधि से लिखने वाले जो छात्र हैं वो ज़्यादातर अपनी वोकैबुलरी कमजोर रखते हैं और वो केवल बोलने में तो प्रवीण हो जाते हैं, किंतु द्वितीय भाषा को लिखने में और पढ़ने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। पहला दोष। अगले दोष की बात करते हैं, मातृभाषा में गहन सोच की उपेक्षा। व्यक्ति के जो नवीन मौलिक विचार होते हैं वो मातृभाषा में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं, ऐसा मानना है विद्वानों का। किंतु ये जो विधि है मातृभाषा के प्रयोग को प्रतिबंधित मानती है, उचित नहीं मानती है। तो इस विधि से पढ़ने वाला बालक अपने मातृभाषा पक्ष को कमजोर प्राप्त करता है, कमजोर रखता है, और इसी कारण से वह मातृभाषा में सोच नहीं पाता और उसकी जो सोच होती है गहन सोच यानी नवीन विचारों को जो जन्म देने की बात है वो उसकी एक असमर्थता के रूप में हमारे सामने आती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष विधि जो है वो मातृभाषा में व्यक्ति की जो गहन सोच है उस गहन सोच को कमजोर बनाती है और नवीन मौलिक विचारों को जन्म देने में उसे असमर्थ बनाती है। दो दोष समझ में आए। अगले दोष की हम चर्चा करते हैं, समय व धन के दृष्टिकोण से अधिक खर्चेगी। देखो कल हमने जो विधि पढ़ी थी उस विधि के बारे में मैंने आपसे कहा था व्याकरण अनुवाद प्रणाली के बारे में कि वह विभिन्न परिस्थितियों में भी उपयोगी है। पेड़ के नीचे भी पढ़ा सकते हैं हम लोग, बात समझ में आ रही होगी मेरी बात। एक कमरा एक पुस्तक की आवश्यकता है और अनुवाद करते हुए हम द्वितीय भाषा को आसानी से पढ़ सकते थे। किंतु जब प्रत्यक्ष विधि की बात करते हैं तो प्रत्यक्ष विधि में हमें विभिन्न प्रकार के TLM, श्रव्य दृश्य सामग्री, टेक्नोलॉजी आदि की आवश्यकता पड़ती है और इसके लिए शिक्षक को पूर्व तैयारी भी करनी पड़ती है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो यह शिक्षक का समय भी बहुत अधिक खाती है, छात्र का समय भी बहुत अधिक खाती है। टेक्नोलॉजी के उपयोग के कारण यह आर्थिक दृष्टिकोण से भी खर्चीली है। यानी कहने का मतलब यह है सामान्य सुविधाओं के साथ हम इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते, हमें इसके लिए अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता होती है। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। जब हम अगले दोष की बात करते हैं, प्रतिभाशाली के लिए लाभकारी। देखो सीधी सी बात है, इसमें व्याकरण पक्ष पर बल नहीं दिया जाता, केवल इसमें उच्चारण पक्ष पर बल दिया जाता है। तो जो सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बालक हैं, जो औसत बुद्धि वाले बालक हैं, वो इसका पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते, जबकि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो अतिरिक्त मेहनत करके, अतिरिक्त ध्यान दे करके इस विधि का पूर्ण लाभ उठा पाते हैं। इसका एक सीधा सा एग्जाम्पल आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप अंग्रेजी माध्यम विद्यालय वर्तमान में यही चल रहे हैं डायरेक्ट मेथड से, तो डायरेक्ट विधि से प्रत्यक्ष विधि से चलने वाले दो विद्यालयों की हम अगर तुलना करें, कंपेयर करें, एक दिल्ली महानगर में चलने वाला अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है और एक गंगापुर सिटी में चलने वाला अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव है, जो मैंने आपको इस बारे में बता दिया। अगला देखते हैं, अधिक छात्र संख्या में अनुपयोगी। अधिक छात्र संख्या में अनुपयोगी से तात्पर्य यह है कि भीड़ भरी कक्षा में वहां जहां एक अधिक से अधिक बालक हैं वहां पर हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते, वहां ये सफल नहीं है, क्योंकि हम सभी के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, सभी के साथ क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, सभी से प्रश्न नहीं पूछ सकते। तो एक अधिक इसमें कम संख्या अगर छात्र हैं, 10, 12, 15, 20 बच्चों की कक्षा है तो वहाँ हम इसका सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर 40 से प्लस बालकों की क्लास है तो हम निश्चित रूप से मान के चलिए कि इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि जो है कि इस विधि में ये दोष पाए गए हैं। अब इस विधि के अंत में हम थोड़े से प्रॉफिट या लाभ की बात करते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि के लाभों को देखने का प्रयास करें तो प्रत्यक्ष विधि के जो लाभ हैं उनमें जो पहला लाभ आता है निर्बाध उच्चारण को बल। जब हमने कल व्याकरण अनुवाद विधि को पढ़ा था तो उसमें मातृभाषा उच्चारण में क्या थी,
बाधक थी। किंतु ये जो प्रत्यक्ष विधि होती है इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, और जब मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता तो ये जो विधि है वह द्वितीय भाषा को निर्बाध उच्चारण करने में महत्व देती है। तो इस विधि से पढ़ने का फायदा एक ही है, एक मूल लाभ यही है कि हम द्वितीय भाषा को आसानी से बहुत ही सफलतापूर्वक उच्चारण करना सीख जाते हैं। ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष विधि का पहला लाभ क्या बना कि हम जो है द्वितीय भाषा को निर्बाध उच्चारण के साथ बोल सकते हैं। दूसरी, भाषा के उच्चारण कर रहा, तो इस विधि में उच्चारण का मतलब मैंने आपसे क्या कहा कि जो दूसरी विधि का जो व्याकरण अनुवाद विधि की जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि वह भाषा के उच्चारण पर बल नहीं देती थी, ये भाषा के उच्चारण पर ही बल देती है। अर्थात कहने का मतलब है कि यह विधि द्वितीय भाषा के ओरल रूप, मौखिक रूप पर ही बल देती है। भाषा कौशल से सीधा संबंध। अब भाषा कौशल से सीधा संबंध समझने के लिए हमें LSRW अर्थात लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इसका मतलब हो गया श्रवण, और श्रवण के बाद क्या कहते हैं उच्चारण। दो तो ये हमारे कौशल हो गए, फिर उसके बाद में हमारा आता है पठन और लेखन। तो ये जो नेचुरल क्रम है भाषा सीखने के, ये चार क्रम जो है वो नेचुरल क्रम में प्राकृतिक, यानी बालक सबसे पहले बोलता है, बोलने के सबसे पहले सुनता है और सुनने के बाद बोलता है, श्रवण, श्रवण के बाद उच्चारण, और उच्चारण करने के बाद में पढ़ना सीखता है, और अंतिम जो क्रिया होती है उसकी वो भाषा कौशल की किसी भाषा को वो लिखने की होती है। ये जो विधि है वो बालक को ये चारों ही क्रम सिखाती है। अर्थात इस विधि से जब बालक पढ़ता है तो वह नेचुरल क्रम से सीखता है, यानी पहले भी द्वितीय भाषा को सुनता है और सुनने के बाद में धीरे धीरे उसको बोलना सीख जाता है। जब वह सुनना और बोलना सीख जाता है उसके बाद में उसको पढ़ना सीखता है, और अंतिम जो स्टेप उसका बनता है उसका लिखना बनता है। यह विधि जो है वो भाषा के चारों जो कौशल है उनसे प्रत्यक्ष संबंध रखती है। ठीक है ना। अगला, भाषा के मौखिक रूप पर बल, यानी कहने का मतलब है यह विधि सर्वाधिक जो प्रभाव है या सर्वाधिक जो महत्व है वो भाषा के ओरल रूप पर ही देती है। ओरल रूप का तात्पर्य क्या हो गया यहाँ पर कि ये जो दूसरा वाला जो स्टेप है पढ़ना और लिखना, इस पर महत्व उतना नहीं देती है जितना वह बोलने पर, सुनने और बोलने पर देती है। तो सर्वाधिक बल जो है वो ये सुनने और बोलने पर देती है। आपको अधिक से अधिक द्वितीय भाषा में श्रवण करें, और श्रवण करने के बाद में आप अपने आप स्वयं उस विधि को बोलना सीख जाएंगे। ये एक विधि का मानना है। ठीक है। पांचवा लाभ, भाषा में स्वतंत्र विचार क्षमता। व्याकरण अनुवाद विधि की सर्वाधिक जो कमी थी वो यही थी कि द्वितीय भाषा में व्यक्ति अपने स्वतंत्र विचारों को जन्म नहीं दे सकता था, स्वतंत्र कल्पना नहीं कर सकता था विचारों की। किंतु ये विधि जो है द्वितीय भाषा में व्यक्ति को स्वतंत्र विचार क्षमता प्रदान करती है। द्वितीय भाषा में अपने विचारों को वह लिखित रूप में और मौखिक रूप में प्रेजेंट कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है, द्वितीय भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकता है अगर आप इस विधि से पढ़ते हैं। तो द्वितीय भाषा को सीखने की सबसे अच्छी विधि यही है। इसका मूल कारण यही है कि इसमें हमारा पूर्ण अधिकार हो जाता है। अंतिम लाभ की बात करते हैं तो वो आता है हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि। इस विधि से पढ़ने वाला व्यक्ति द्वितीय भाषा में सीखने में आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। उसे लगता है ये बड़ा आसान कार्य है, बहुत ही इजी वर्क है। एक अधिगमकर्ता के जब आत्मविश्वास में वृद्धि होती है तो वह अधिक से अधिक सीखता है और अधिक से अधिक कुशलता प्राप्त करता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो है प्रत्यक्ष विधि के कई लाभ हैं। आज के वीडियो में आपने प्रत्यक्ष विधि किसे कहते हैं, रिवीजन 2 मिनट का मैं आपके सामने कर देता हूँ। प्रत्यक्ष विधि किसे कहते हैं, वह विधि जिसमें बिना मातृभाषा के प्रयोग के द्वितीय भाषा को सिखाया जाता है, यानी मातृभाषा के प्रयोग से। पहली बात। दूसरी बात, इसकी विशेषता आपने देखी थी, इसकी विशेषता बहुत अच्छी थी। उन विशेषताओं में आपसे बहुत सारी बात समझ में आएगी। उच्चारण पर बल देती है, व्याकरण को जो है प्रत्यक्ष रूप से ही पढ़ा देती है, पता ही नहीं चलता है। ठीक है ना। और हमने ऐसे गुण दोषों की बात करी। ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। कल फिर हम नई वीडियो के साथ, नई विधि के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।